नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। कहते हैं कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात फिर लौट कर नहीं आती, और अगर बात राजनीति की हो तो बात के मायने और भी बदल जाते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है कांग्रेस में। आलाकमान के एडवाइजरी के बावजूद नेता बयानबाजी करने से नहीं चूक रहे हैं। एक बार फिर सचिन पायलट ने गहलोत कैंप पर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि पीएम मोदी ने कैसे सदन में गुलाम नबी आजाद की बड़ाई की, उसके बाद क्या हुआ। जो मोदी ने मानगढ़ में बड़ाई की उसको लाइटली नहीं ले सकते। उधर गहलोत ने बयानबाजी पर सीधी नसीहत दी और हाईकमान की एडवाइजरी की याद दिलाई। मंत्री महेश जोशी ने तंज कसते हुए कहा कि बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। राजस्थान में पावड़ों के आदर सत्कार की परंपरा है। आदमी खुद को देखे, खुद का इतिहास क्या रहा, फिर किसी दूसरे के ऊपर सवाल उठाए। तो बयानबाजी पर सीधी नसीहत दी गई और आज बात इसी खास मुद्दे पर। प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सबने देखा है। वेणुगोपाल जी हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने कहा भाई का बयानबाजी कोई नहीं करेंगे। तो हम तो दूसरे दिन के बाद जानते हैं कि सब लोग करें। आदमी कोई हो वो ये देखे तो उसका खुद का पिछला इतिहास क्या रहा है। एक सीएलपी की मीटिंग कॉल की गई थी, वो मीटिंग हो नहीं पाई। जो इंडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। और उसके बाद में हमारा ध्येय होना चाहिए हम अगली बार सरकार कैसे बना। मैं एडवाइजरी की सीमा से बाहर नहीं जाना चाहता। मैंने एक लाइन की बात कही कि बुत हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता राधेश्याम तंवर जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौर जी भी चर्चा में शामिल हुई हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भंडारी जी भी। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत राधेश्याम जी आपसे ही करते हैं। आखिर क्या वजह है? चीजें बहुत सारी हुई हैं कांग्रेस के अंदर, बयानबाजी का दौर जारी रहा, नसीहत दी गई कि बयानबाजी नहीं देनी, इसके बाद भी कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों पुरानी बातों को लाया जा रहा है? और अगर कांग्रेस के अंदर ऐसा होगा तो विपक्ष को तो मौका है, विपक्ष तो बोलेगा ही। देखिए, वेणुगोपाल जी ने जो एडवाइजरी जारी की, हमारा प्रत्येक कांग्रेसी का धर्म है, कर्म है कि उस एडवाइजरी का अक्षरशः हम पालन करें। और पार्टी के जो भी मसले हैं, मैं समझता हूँ वो पार्टी के अंदर सुलझाए जाते हैं। और इस तरह की बयानबाजी आने से कांग्रेस का कार्यकर्ता आहत है और निराश भी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए और आचार संहिता का पालन करना चाहिए। और हम जैसे कर्मठ कार्यकर्ता भी इस चीज़ का पालन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बड़े लोगों को इसका पालन करना चाहिए। लेकिन पालना हो नहीं रही है और इसीलिए तो फिर और बवाल होता है और एक बयान के बाद 4 बयान और आ जाते हैं। राखी राठौर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, पीएम आते हैं प्रदेश में, प्रदेश के सीएम मौजूद रहते हैं, अगर तारीफ की जाती है तो अच्छी बात है कि राजनीति से ऊपर उठकर जो चीज है सीधे सीधे तौर पर पीएम ने भी कही, सीएम ने भी कही। लेकिन अब इसके मायने निकालकर इस तरह के बयानों को लाना, क्या कहेंगे आप? क्या वही मानेंगे कि पुराना जो कुछ था न भूल रहे हैं न उसे छोड़ रहे हैं? बिल्कुल श्वेता, आपने ठीक कहा कि जो 4 साल से इनके बीच में आपसी तकरार चल रही है, जो अंतर्कलह है, वो आज फिर चरम पर है। आपने अपने टीजर में भी कहा कि केसी वेणुगोपाल जी ने कहा था कि उनकी एडवाइजरी जारी हुई 27 सितंबर को कि कोई आपस में कोई स्टेटमेंट नहीं देगा। लेकिन लगातार देखिए, रोज कोई ना कोई ऐसा नेता होता है जो आपसी खींचतान के अंदर आप एक दूसरे को खींचने का प्रयास करता है। और मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता के लिए ये ठीक नहीं है। सीधे तौर पे जब आलाकमान कमजोर हो, जब आपकी लीडरशिप कमजोर हो, तो इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं। और एडवाइजरी जारी होने के बाद भी जो नेता है वो आपस में एक दूसरे पे इस तरह की छीटाकशी करते हैं। और आप वर्ड टू वर्ड जाइए ना शब्दों पर,
प्रधानमंत्री जी ने एक संवैधानिक मर्यादा के रूप में यहां पर आके सीएम साहब की तारीफ की और ये बात ठीक है। जो उन्होंने बात की उन बातों को मैं वापस दोहराना चाहूंगी, वो सीनियर हैं। अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए तो तीनों जो मुख्यमंत्री वहां उपस्थित थे उनमें सबसे ज्यादा उम्र उनकी है। पॉलिटिक्स में उन्होंने एक लंबा समय बिताया, तो उन्होंने कहा कि एक सीनियर पॉलिटिशियन है। और मुझे लगता है कि इतनी इनसिक्योरिटी कांग्रेस लोगों को नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने इस बात का इतना बड़ा इशू क्रिएट किया। और निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि इनकी आपसी जो खींचतान है वो किस लेवल तक पहुंच चुकी है कि ये लोग छोटी सी छोटी बात को इतना बड़ा बवाल। और उसके बाद महेश जोशी जी सब कुछ तो कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं एडवाइजरी जारी हो गई। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और उसके बाद कहते हैं नहीं एडवाइजरी जारी होगी, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। बोल हम सब कुछ गए। आप देखिए लगातार ट्वीट के आ रहे हैं। संजय लोढ़ा जी ने क्या कहा कि मचल गया फिर से लाला कि वही खिलौना लूंगा। इस तरह के स्टेटमेंट जो ओएसडी हैं सीएम साहब के, उन्होंने कहा कि खाली जो तालाब जो स्टिल तालाब है उसके ऊपर कंकर ना फेंके, लहरें उठ जाएंगी। तो ये आपसी जो खींचतान है वो सामने दिख रहा है। और अगर अपने इंटरनल मैटर्स जो है मुझे लगता है सड़क पे नहीं लाना चाहिए, जनता के काम करने चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, आज जो फूड मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि 46,000 मीट्रिक टन जो गेहूं है वो लैप्स हो गया राजस्थान का, क्योंकि जो यूटिलिटी सर्टिफिकेट है वो यहां से सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाया। श्वेता, यही कारण है एक्चुअली इसका, यही कारण है कि आपसी खींचतान सिर्फ सीट बचाने का जो प्रयास करते हैं, कोई बनना चाहता है, कोई हटाना चाहता है। उस पूरे प्रकरण के अंदर राजस्थान की जनता के लिए जो काम होने चाहिए वो काम ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रहे। और उसी का ताजा उदाहरण आज ही हुआ जब प्रताप सिंह जी जैसे मिनिस्टर, जो इनके सबसे पावरफुल मिनिस्टर्स में से, वो अपने आप इस तरह से हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। तो जनता देखिए किस तरह से महसूस कर रही होगी, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल। प्रकाश भंडारी जी, आला कमान गाइडलाइन जारी करता है, बयानबाजी नहीं करनी है, नसीहत बार बार दी जाती है, इसके बावजूद भी घूम फिर कर वही चीजें वही बातें आ रही हैं। प्रदेश की जनता को लगता है कि अब शायद सब कुछ ठीक हो गया है, शांत हो गया है, लेकिन फिर आपसी बयानबाजी के बाद ये बवंडर उठता है और एक के बाद एक बयान आते हैं। ये क्यों हो रहा है, कैसे ये थमेगा, कब यहाँ पर कांग्रेस के अंदर शांति होगी? क्योंकि अब तो पूरी तरह से चुनावी वोट में कुछ महीनों में ही चले जाएंगे सब। देखिए, शांत सरोवर में सचिन पायलट जी ने पत्थर फेंक कर कुछ लहरें पैदा की हैं। लहरें कैसी हैं, ऊंची हैं, नीची हैं, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इनके बयान को देखते हुए, सुनते हुए ऐसा लगता है कि वो अब 2.5 साल पहले जो कुछ इस राज्य में हुआ, जो राजनीतिक उथल पथल हुई, उप मुख्यमंत्री की हैसियत से बगावत हुई, सचिन पायलट उसका नेतृत्व कर रहे थे, उस वक्त डिसिप्लिन नाम की चीज़ क्या थी, क्या इसका आभास था उन्हें? और आज जब इस पार्टी को, कांग्रेस की पार्टी में जिस तरह से उनका कृत्य रहा है और जिस तरह से उन्होंने बगावत की थी और लोगों को भड़काया था, और कुछ महमले उनके साथ चले गए थे, शायद 2 दर्जन थे, ऐसी स्थिति में उनको डिसिप्लिन, अनुशासन, ये इस तरह की बातें जो है अब कहना कुछ अजीब सा लगता है। क्योंकि जिस अनुशासनहीनता की शुरुआत उन्होंने की थी, उसका असर आज पूरी कांग्रेस पार्टी में आज तक दिखता है। कांग्रेस पार्टी विभाजित दिखती है। हो सकता है बड़ा तबका अशोक गहलोत के पास साथ हो, लेकिन एक छोटे मोटे ताकत जो है वो सचिन पायलट भी अपने साथ रखते हैं, और उसी ताकत के बल पर वो आज वो जो बयान देते हैं, जैसे आज का बयान होगा, वो उसी का फल है। लेकिन यह सब कांग्रेस के लिए कोई अच्छी बात नहीं होती, जब क्योंकि ऐसा जब लगता है कि इस घर में जो लड़ाइयाँ हैं या घर में जो अशांति है वो सब समाप्त हो चुकी है और राज्य सरकार जो है चलेगी, और अगला चुनाव जो है उसमें कांग्रेस अपनी कोशिश करेगी कि वो वापस सत्ता में आए। तो सचिन का कि ये बयानबाजियाँ जो है वो कांग्रेस के लिए हानिकारक है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल, और ये नुकसान इसमें किसी और को नहीं, कांग्रेस को ही होगा और उसी पार्टी को जिस पार्टी से जुड़े सभी हैं, जो सभी चाहते हैं कि ये पार्टी सरकार दोबारा रिपीट हो, पार्टी में एकजुटता रहे, लेकिन आपसे ही मतभेद है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, बेहद अहम है अदिति, क्योंकि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चला, आपने उसको और नजदीक से भी देखा है। अब जब भी ये लगता है कि सब कुछ शांत है, और एक बार तो ये कहा जाता है कि आला कमान फैसला करेगा, फिर आला कमान ही जो गाइडलाइन देता है, जो नसीहत दी जाती है, उसकी पालना नहीं की जाती है, फिर फैसला उन्हीं पर छोड़ दिया जाता है, और जब सब कुछ शांत लगता है तभी कुछ ना कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं जैसे कि आज हुआ।
बिल्कुल, मैं श्वेता आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, दूंगी भी, लेकिन उससे पहले मैं कहूंगी कि अभी कोई कह रहा था कि कांग्रेस में आपसी खींचतान बहुत ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी का ही कोई शायद कह रहा था। तो मैं बता दूं कि ये राजस्थान की आयरनी है या राजस्थान की पॉलिटिक्स है कि भारतीय जनता, जितनी कांग्रेस में खींचतान है उतनी ही भारतीय जनता पार्टी में है, और शायद थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि वो सत्ता में है कांग्रेस, इसलिए ज्यादा निकल कर आ रही है। दिसंबर के बाद की खींचतान, इस दिसंबर के बाद से बीजेपी की खींचतान खुल के आ जाएगी। बहरहाल आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ये है कि श्वेता, आपने, हमने और यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, दर्शक हैं, उन्होंने G23 का नाम सुना होगा। अभी वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती इसका पता नहीं, लेकिन G23 से जो नाराजगी थी सोनिया गांधी को, वो ये थी कि वो जो चिट्ठी है वो मीडिया में कैसे गई। उनका ये कहना था कि भाई अगर मुझे कोई बात कहनी थी तो मुझसे आके कहते। तो G23 के लोगों का मानना था कि अरे आपको तो मेल करा, चिट्ठी लिखी, आपका कोई जवाब नहीं आया, इसलिए मीडिया में चली गई चिट्ठी। तो क्या सवाल ये है कि आज जो सचिन पायलट ने किया वो थक हार के किया कि वो कई बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन सबका दरवाजा खटखटा चुके थे, और जब उनको कोई जवाब नहीं मिला तो वो मीडिया में आके कहने लगे। अब बात उन्होंने क्या कही, वो क्या चाहते हैं? वो पहला ये कह रहे थे कि अनुशासनात्मक कार्रवाई हो या जो भी हुआ उस 25 सितंबर की रात को, उस पर निर्णय लिया जाए। तो जब मानेसर या होटल लीला एम्बियंस में गुड़गांव में जब सब रुके हुए थे, जब वो एपिसोड हुआ था, उस समय 8 CLP की बैठक हुई थी, और उस समय हर विधायक जो वहां नहीं पहुंचता था उसके घर पे चस्पा होते थे ये कि आपको पहुंचना है। CLP की तरफ से कांग्रेस पार्टी ये नोटिस चस्पा करती थी घरों के बाहर कि आपको बैठक में आना है। तो फिर तब भी नहीं लिया गया। अब तीसरी बात उन्होंने ये कही मानगढ़ की। हालांकि हम ये मानेंगे कि जब वो वापस घर वापसी उनकी हुई सो कॉल्ड, तो उनके मंत्रियों को हाथ धोना पड़ा, तमाम चीजें हुई, शर्तें भी दी गई, इतने सब कुछ के बाद शर्तें भी हुई। लेकिन अब मानगढ़ की बात है, हम बात कर लें देश में अगर कोई पॉलिटिक्स समझे या सरकार समझे, तो चाहे CM स्टालिन हो, चाहे नवीन पटनायक हो, चाहे KCR हो, दुनिया का कोई भी मुख्यमंत्री अगर देश का प्रधानमंत्री, इसीलिए कहा जाता है कि देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो जब किसी भी राज्य में जाता है तो प्रोटोकॉल के तहत चीफ सेक्रेटरी आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं, और वो तमाम चीजें होती हैं। और ये शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही थे जो मंच पर नेहरू और गांधी और इन सब की तारीफ कर सकते थे प्रधानमंत्री मोदी के सामने। तो ये कंपैरिजन आज की तारीख में गलत है। ये सही है कि सचिन पायलट को अपना जवाब चाहिए, और वो जवाब मीडिया नहीं दे सकती, या मीडिया में कहने से अगर, क्योंकि ये जवाब सचिन पायलट का बयान है वो डायरेक्ट किसी गहलोत खेमे के लिए या मीडिया के लिए, जनता के लिए नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है आला कमान से, क्योंकि आज जो थक हार के जो उनका पेशेंस टूटा है वो आला कमान को सुनाना चाहते हैं कि मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है। दूसरा, उनके लोग बार बार ये सवाल कर रहे हैं पायलट खेमे में जो उनके साथ खड़े हैं कि भाई नवंबर आ गया, चुनाव 1 साल बाद है, हमें चुनाव की तैयारी करनी है, हमें टिकट दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी, आपके साथ रहेंगे तो क्या मिल जाएगी नहीं मिलेगी, और ऐसे में हमें मुख्यमंत्री के दौरे चाहिए विधानसभा में चुनाव जीतने के लिए, तो क्या हम भी अपना खेमा बदलें? तो उसको रोकने के लिए सचिन पायलट ने कहा होगा इसी तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में, और खासतौर पर AICC में चल रही है कि सचिन पायलट के लोगों का सब्र का बहान भी टूट रहा है। दूसरी बड़ी बात है जो, जी बिल्कुल बिल्कुल अदिति, अहम पॉइंट है जो आपने रखा भी। राधेश्याम तंवर जी, अब अगर ये वजह है जिस तरह की पेशेंस खत्म हो रहा है और मीडिया के सामने आके बोलना पड़ता है, तो ये भी एक वजह है। ये बिल्कुल सत्य बात है। फिर वही बात आ गई कि क्या आलाकमान सुन नहीं रहा या फिर फैसला नहीं ले पा रहा है। सत्य बात ये है कि सचिन जी पायलट ऊर्जावान हमारे युवा नेता हैं और काफ़ी अनुभव, अगर उनको देश से प्रदेश से उम्मीद है तो उनको ये बात सोनिया गांधी, खड़गे साहब और राहुल गांधी उनके बीच में रखनी चाहिए थी, तो लोगों में भ्रांति पैदा नहीं होती। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करना भी चाहिए। और रही बात मानगढ़ की, तो अशोक जी गहलोत ने साफ कहा है ये गांधी नेहरू का देश है, इनकी वजह से आपकी इज्जत हो रही है। जिस पर हमारे मारवाड़ी में कहते हैं धनी तेरे कान है, तेरे धनी के कान। तो कई घरानों की इज्जत होती है। जिस प्रकार इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर जो काम गांधी जी ने किए, नेहरू जी ने किए, उनके इतिहास को देखकर मोदी जी आपके पूरे वर्ल्ड के अंदर आपका सम्मान होता है, इसलिए उसका योगदान गांधी। ठीक है, वो बात तो वही होगी कि ठीक है वो कार्यक्रम था, अपनी अपनी बात यहाँ पर इसलिए किसी को बधाई की बात नहीं रखी, कोई पॉलिटिकल वहां पर वो नहीं था कि एक दूसरे पर आरोप या सवाल उठाए जाए। लेकिन राखी जी, अभी जो अदिति ने भी कहा ये भी बेहद अहम है कि अगर पेशेंस खत्म हो रहा है या फिर बात नहीं सुनी जा रही है, या फिर से सब कुछ आलाकमान में छोड़ने के बाद भी आलाकमान की तरफ से फैसला नहीं हो रहा है या कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा जिसकी उम्मीद वो कर रहे हैं, शायद ये भी वजह है कि फिर मीडिया ही एकमात्र रास्ता बचता है, और जब मीडिया में बातें आती हैं, बयान आते हैं, तो फिर इसके बाद बयानों का दौर भी शुरू हो जाता है। शायद यही आज भी हो।
देखिए श्वेता, आला कमान की हम बात बार बार कर रहे हैं, लेकिन ना तीर ना कमान, काहे का आला कमान जो एक्शन ना ले सके, मुझे लगता है वो टॉप लीडरशिप रख नहीं सकता। वो सुप्रीम, अभी तंवर साहब कह रहे थे राखी जी की भी तो देखिए, हाँ मैं बात करूंगी, अपनी बात करूंगी, मैं अपनी बात करूंगी। देखिए हाँ ठीक है, ये बात आपने जो कही बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी अदिति जी ने भी जो बात कही, मुझे लगता है दोनों कंपैरिजन करने लायक ही नहीं है। आप जिस तरह से सड़क पर आके लड़ते हैं, जो शब्दों का प्रयोग आपस में आप करते हो ना, दलाल, जूते चप्पल उठाने वाला, नकारा, निकम्मा, दिमाग का अलाइनमेंट खराब, देखिए इस तरह की सड़क पर आकर के लड़ने का काम कोई नहीं करता। आला कमान अगर कोई काम कहता है, कोई बात कहता है, तो उसको मानना सबका धर्म होना चाहिए। और ये दिखाता है साफ कि आपकी लीडरशिप कमजोर है, और इसीलिए आपकी कतई कमजोर नहीं है। तो फिर एक्शन क्यों नहीं ले रही है सर? लीडरशिप कमजोर नहीं है। लेकर के जो खड़गे साहब इस देश के अंदर एक उदाहरण पेश किया है, उदाहरण ये पेश किया है कि अपना ही मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार को गिराएगा। जो व्यक्ति 9,000 वोट, देखिए मुझे लगता है तंवर साहब एक बार मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, इसलिए मैं दीदी की इस बात से सहमत नहीं हूं। जिस तरह से उन्होंने दिसंबर की भविष्यवाणी की, मुझे लगता है कि उसमें कुछ नहीं होगा ऐसा, क्योंकि एक भी स्टेटमेंट आप बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जिन्होंने आपस में इस तरह का स्टेटमेंट, जो मैंने शब्द अभी गिनाए वैसे गिनाए हो, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि सीधे तौर पे एक लेमैन की समझ में हम अगर समझें उसको, तो अगर लीडरशिप कमजोर है तो नीचे नेता लगातार बोलेंगे। 27 तारीख को, 27 तारीख को सत्ता नहीं है कि राजस्थान में आपकी, सर राजस्थान में सत्ता है, लेकिन ज्यादा होता है, बिल्कुल आप देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रॉन्ग संगठन के साथ में चलती है। आपका तो यहाँ राजस्थान में संगठन ही नहीं है। जब संगठन के रूप में, लीडरशिप के रूप में कमजोर पार्टी आपकी है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि कोई रिजल्ट यहां पर आएगा? और निश्चित तौर पे अभी आप कह रहे थे कांग्रेस का नुकसान है, कांग्रेस का नुकसान नहीं है। नुकसान राजस्थान की जनता का है, उस विश्वास का नुकसान है जिसके साथ इनको सरकार में लाकर खड़ा किया था। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिए, बेटियां स्टैंप पेपर पे बिक रही हैं। तंवर साहब शर्म कीजिए इस बात को, बेटियां स्टैंप पेपर पे बिक रही हैं, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर धाराशायी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि इसलिए बेशर्मी वाली बात नहीं होगी। ठीक है राखी जी, अभी आपने एक बात कही कि ठीक है, अदिति ने कहा कि दिसंबर के बाद ऐसा बयानबाजी का दौर भी एक वक्त पर बीजेपी में भी बहुत ज्यादा गतिरोध नजर आता था। ठीक है, अभी नहीं आता, उसकी एक ये भी वजह कि सत्ता में नहीं है, वो विपक्ष में है। अब इसके बाद जब कोशिश होगी या फिर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, चुनाव के लिए तैयारी होगी, हो सकता है बयानबाजी हो सकता है सब चीजें खुलकर सामने आ जाए। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि ठीक है, कांग्रेस के राज में आप ये कह रहे थे, क्या बीजेपी की अगर सरकार बन जाती है तो क्या बीजेपी जो सवाल उठा रही है प्रदेश में, जो तस्वीरों की बात कर रही है, वो बदल जाएगी? बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं होगा। निश्चित तौर पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप बता दो, मुझे बताओ, लगातार 3 सालों के अंदर एनसीआरबी की रिपोर्ट में नहीं, तस्वीर मैं दिखाती हूँ, रुको। तस्वीर ये है कि पिछले लगातार 3 सालों के अंदर हमने देखा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में फर्स्ट आए, घोषणा पत्र में कहा कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, 11 बार सरचार्ज लगा दिया गया। आपने कहा बेरोजगारों को भत्ता देंगे, लेकिन उसके ऊपर इंटर्नशिप की डाल दी क्लॉज। आपने कहा किसानों की कर्ज माफी करेंगे, लेकिन आप लोगों ने नहीं की। ऐसे ढेर सारी चीजें मैं गुना सकती हूँ जो कि सरकार ने नहीं की, और जो भारतीय जनता पार्टी वादा कि जनता के साथ धोखा, इसलिए आप कह रहे हैं कि जनता के साथ धोखा और जनता का नुकसान धोखा है। प्रकाश भंडारी जी, सर देखिए, अब बीजेपी कांग्रेस हम दोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है, हम कांग्रेस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बयानबाजी का दौर चल रहा है, प्रदेश में सरकार भी है। क्या इंपैक्ट पड़ेगा 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर बात की जाए तो? क्या यही लोग या इनके बयान या इनकी जो कार्यशैली है वही कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकेगी, या फिर कुछ वक्त बाद सब कुछ बदल जाएगा? ये सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सचिन पायलट जी का जो धैर्य का बांध जो है वो टूट चुका है। तब अगर उनकी मनस्थिति ऐसी है, उनकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है या उनकी पूछ नहीं हो रही है, तो जाकर के खड़गे साहब से आंखें चार करें, उनकी थोड़ी पर उंगली उठा करके बोले कि साथ मुझे जो कहा गया था या मुझे जो प्रोमिसेस किए गए थे उसका क्या होगा, आप क्या सोच रहे हैं, आप कब एक्शन ले रहे हैं। ये बात तो उनको सीधे खड़गे साहब से करनी चाहिए कि पार्टी है, पर पार्टी में अनुशासन भी होता है, और उस अनुशासन को चलाने वाले खड़गे साहब ही हैं, और उनका राजस्थान के प्रति क्या रुख है। जो राजस्थान में जो कुछ हुआ, जो कुछ लोग मंत्री और जो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने लोगों को रोका सभा में जाने के लिए, जो पर्यवेक्षक आए थे, तो ये सब बात जो उन्हें खड़गे साहब को बोलनी चाहिए थी, वो उसके पहले वो मीडिया में बोलते हैं। जब मीडिया में बोलते हैं तो उनको ये लगता है कि इसका असर होगा, लेकिन कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के अंदर अब अनुशासन क्या होना चाहिए, किसे माफ़ करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, किस बात को याद करना चाहिए, किसे भूलना चाहिए, ये तो कांग्रेस के जो पार्टी अध्यक्ष हैं खड़गे साहब वो जाने।
लेकिन उनको याद दिलाना अगर है तो मीडिया की जगह मुझे लगता है कि सचिन जी को उचित प्लेटफॉर्म हुई। उस खड़गे साहब से जाकर के बात करनी चाहिए, वेणुगोपाल जी से बात करनी चाहिए और ये पूछना चाहिए कि उनको जो प्रोमिसेस दिए गए थे। लेकिन प्रकाश जी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कहीं बात रखी ही ना गई हो, नहीं वो ये बातचीत हुई ही ना हो और फिर अचानक से मीडिया में आकर ये चीजें बोलना और इसके बाद बवाल हो जाना। तो उसका हवाला दे। हाँ। सचिन जी उसका हवाला दे कि मैं खड़गे साहब से भी मिल आया, मैं वेणुगोपाल जी से भी मिल आया, मैं सोनिया जी से भी मिल आया, लेकिन मेरा कुछ नहीं हो पा रहा। कोई सुन नहीं रहा। तो अगर आप मीडिया में आकर ये कहें कि हमारे जो बड़े नेता हैं वो मेरी सुन नहीं रहे हैं, तो जो जनता में जो बात जाएगी, जो मैसेज जाएगा, जो संदेश जाएगा, वो दूसरे किस्म का होगा। ठीक है आदित्य, एक बात अहम ये भी हो जाती है, मानेसर का भी आपने जिक्र किया, पहले भी जो विधायक थे उन्होंने अनुशासनहीनता की लेकिन उस लिहाज से एक्शन नहीं हुआ, अभी भी उस तरह की चीजें हुई, एक्शन की उम्मीद की जा रही है तो भी नहीं हो रहा है कुछ, यानी कि अपनी मनमर्जी सब करते हैं, इसके बाद नोटिस दे दिया जाता है, कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए भी हौसले और ज्यादा बुलंद है, फिर आलाकमान पर सवाल उठते हैं। क्या ये मामला यहाँ रुकेगा, थमेगा, या फिर अभी और भी बहुत कुछ है जो प्रदेश की जनता को देखना बाकी है? देखिए, 3 पॉइंटर्स हम राजस्थान के लिहाज से समझते हैं और देश के लिहाज से भी। पहला, आलाकमान की बात करते हैं। कांग्रेस आलाकमान जो है ये हमेशा से अपनी स्टाइल ऑफ वर्किंग रहा है उसका, क्योंकि वो गांधीज रहे आज तक आलाकमान और आज भी हैं, उनका अपनी स्टाइल ऑफ वर्किंग है। आज उनका क्या मन है? दूसरा, वो हमेशा हर राज्य में 2 पावर सेंटर रखना चाहते हैं जिससे आलाकमान की अहमियत बनी रहे। लेकिन उन्होंने हरियाणा, मध्य प्रदेश की तो सरकार ही गवा दी। आज जो सचिन पायलट कह रहे हैं उसका दर्द TS देव सिंह समझ सकते हैं। तो हर राज्य में उन्होंने 2 पावर सेंटर रखे, जिसकी वजह से नुकसान हुआ नहीं हुआ, पर उस नुकसान का उनको, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, सुष्मिता देव चली गई, उससे कोई बीजेपी कांग्रेस को, आलाकमान को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी अलग राजनीति करती है। लेकिन कांग्रेस को ये गलतफहमी है कि जो हम पिछले 60 सालों से आलाकमान के रूप में फैसले लेते आए हैं या राजनीति करते आए वो अब भी चलेगी, क्योंकि अब उनको एक बार बार ये याद दिलाना पड़ेगा कि केवल मात्र 2 ही राज्यों में आपकी सरकारें हैं और आप विधायकों पे ऊपर से फैसले नहीं थोप सकते। जो आपने 25 सितंबर को किया, आप नहीं थोप सकते, आप उस दिन फेल हुए, उसके बाद भी आपने डिसीजन नहीं लिया। अशोक गहलोत से माफी मंगवा ली आपने सार्वजनिक, सचिन पायलट से तो नहीं मंगवाई सार्वजनिक माफी। और अगर आप सचिन पायलट से नहीं मंगवा रहे तो सचिन पायलट जो चाहते हैं उनकी बात का जवाब तो दें, मतलब जिसे कहते हैं FR तो लगाएं आप सचिन पायलट को हाँ या ना जवाब दें। आप ये विधायकों को क्लियर करें कि अब मुख्यमंत्री कौन बना रहेगा, और जब ये मान चुके हैं कि अशोक गहलोत ही बजट पढ़ने वाले हैं तो वो बिल्कुल बेहद अहम है और बहुत सारे ऐसे इसके एंगल्स भी, लेकिन क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है चर्चा का, इसलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आलाकमान तो गाइडलाइन जारी करता है, लेकिन सबसे अहम है कि ये बयानबाजी ये कब थमेगी, जबकि बार बार कहा जाता है, नसीहत दी जाती है कि इस तरह की बयानबाजी पर कंट्रोल करें और कुछ भी मीडिया में आके इस तरह से ना बोले कि यहाँ पर पार्टी को लेकर सवाल उठे, नेताओं को लेकर सवाल उठे। लेकिन इतना जरूर है कि अगर हर कोई ये चाहता है कि सरकार रिपीट हो तो उसके लिए एक विचारधारा होनी चाहिए, एक फैसले होने चाहिए, एक दिशा में सबको साथ चलना होगा, वरना नुकसान खुद पार्टी को होगा, उन नेताओं को होगा जो आगे का भविष्य अपना देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से नुकसान यहाँ पर कांग्रेस को होगा और ऐसे में जनता भी देख रही है क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये तो जनता अगले साल ही बताएगी जब विधानसभा चुनाव में वोटिंग करने पहुंचेगी। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।